हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब हर दिन करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज हम आपके लिए 1 जुलाई 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। चाहे आप यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम लोग सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कितने सदस्यीय पैनल को अधिसूचित किया है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ नोटिफाइड हाउ मेनी मेंबर पैनल टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो है शिक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यीय जो है पैनल को अधिसूचित किया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए उत्तरदायी होगी। आइए इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार के लिए 7 सदस्यीय पैनल को अधिसूचित किया है। पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन जो हैं इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति का गठन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जिसे कि हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के नाम से जानते हैं, के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि अभी हाल ही में बहुत सी परीक्षाएं जो हैं लीक हुई हैं, तो उन्हीं सबको देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने जो है ये 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिनका कि मुख्य काम जो होगा कि वो परीक्षा जो कंडक्ट कराई जाए उनमें पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के साथ सुनिश्चित हो। समिति परीक्षा के तंत्र, एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार की सिफारिशें देगी। आइए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में ज़रा सा जानकारी ले लेते हैं। एनटीए क्या है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। एनटीए जो है वो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु एक प्रमुख, स्वायत्त, विशेषज्ञ और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन है। इसका जो मुख्य कार्य जो होता है वह है अभ्यर्थियों की योग्यता का आकलन करना, अनुसंधान आधारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों, दक्षता और पारदर्शिता और त्रुटि रहित कार्य का निष्पादन। ये ऐसे जो हैं कुछ परीक्षाओं को कराने के लिए कुछ जो मूल चुनौतियां हैं उनमें से एक है। इन चुनौतियों का सामना एनटीए को करना होता है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को परीक्षण की तैयारी से लेकर के, यानी टोटल काम, सारे काम लेकर परीक्षा वितरण और परीक्षण अंकन तक हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ का उपयोग करना है, और ऐसे जो भी चुनौतियां हैं उन सबको का सामना करते हुए इस कार्य को इनको निष्पादित करना होता है। एनटीए की स्थापना जो है वर्ष 2017 में की गई। हाल ही में जो परीक्षाएं लीक हुई, एनटीए की विश्वसनीयता पर जो है प्रश्न चिन्ह उठे, उसको देखते हुए, इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो है सेवानिवृत्त प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी प्रदीप सिंह खारोला को शनिवार को एनटीए का नया प्रमुख नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। Who has been appointed as the chairman and managing director of BEL? BEL क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसके ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए प्रदीप कुमार, ऑप्शन बी मनोज जैन, ऑप्शन सी अनुराग बत्रा एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के जो हैं प्रबंध निदेशक के रूप में जो है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में श्री मनोज जैन को नियुक्त किया गया है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए इससे संबंधित जो है तथ्य देख लेते हैं।
मनोज जैन को भारत की प्रसिद्ध रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उनका BEL में 30 वर्षों से अधिक का विशिष्ट कैरियर रहा है, जो अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में उनका समर्पण और को दर्शाता है। श्री जैन ने BEL में निदेशक R&D और निदेशक HR सहित विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। BEL की जो स्थापना है वह वर्ष 1954 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वह है बेंगलुरु, भारत। मीन्स ये बेंगलुरु में स्थित है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत एक्सा ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सा रिसेंटली? इंडिया एक्सा मतलब इंडिया एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं। सो ऑप्शंस जो दिए हैं वो हैं ऑप्शन ए अखिल गुप्ता, ऑप्शन बी चिराग श्रीवास्तव, ऑप्शन सी पीयूष मित्तल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हाल ही में श्री अखिलेश गुप्ता जी को एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने जो है इंडिया में उसका नया प्रेसिडेंट घोषित किया है या न्यू अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है। आइए संबंधित तथ्य को देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय समूह के पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने श्री अखिल गुप्ता, जो वर्तमान में भारतीय इंटरप्राइजेस के उपाध्यक्ष हैं, उन्हें अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री गुप्ता के पास 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वह कंपनी में जो है शुरुआती दौर में यानी भारतीय इंटरप्राइजेज में शुरुआती दौर में स्थापना के समय से हैं और इसके विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ज़रा सा देख लेते हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वह भारतीय इंटरप्राइजेज और फ्रांसीसी बीमा कंपनी एक्सा के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे कि 2006 में स्थापित किया गया था। भारतीय इंटरप्राइजेज के पास संयुक्त उद्यम में 51% की हिस्सेदारी है, जबकि एक्सा के पास 49% की हिस्सेदारी है। कंपनी की भारत भर में लगभग 251 शाखाएं हैं, जो कि पूरे देश भर में उपलब्ध हैं। मूल कंपनी जो है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की जो है वह भारतीय इंटरप्राइजेस कंपनी है और इसकी स्थापना जो है भारतीय इंटरप्राइजेस की जो स्थापना जो है वो 1976 में हुई है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो श्री सुनील मित्तल जी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 26 जून, ऑप्शन बी 27 जून, ऑप्शन सी 28 जून एंड ऑप्शन डी 29 जून। तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जिसे कि हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी कहते हैं, ये हर वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम जो था वो था निर्णय लेने में डेटा के लिए डेटा का उपयोग, यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सांख्यिकी के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिए मनाया जाता है, ताकि स्टैटिस्टिक्स का जो यूज़ है लोग अपने डे टू डे लाइफ में कर सकें। इसका जो मूल उद्देश्य जो है वह यह है कि युवा पीढ़ी में रणनीति, आर्थिक योजना और नीति निर्माण में भावी दिवस की भूमिका और महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करना। यानी जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वह जो इस समय की जो युवा पीढ़ी है उसमें रणनीति, आर्थिक योजना और नीति निर्माण ऐसे जो है विशेषताएं और इस बारे में जागरूकता पैदा करना। यह दिवस जो है प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वह 29 जून 2007 को मनाया गया। आइए, यह जून माह की आखिरी क्लास है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसलिए अब तक हमने जो भी पढ़ा है जून के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसके बारे में हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 जून को जो है
विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को ही माता पिता वैश्विक दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी मनाया जाता है। 2 जून जो है वो इटली गणतंत्र दिवस यानी इटालियन रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना की स्थापना हुई थी, इसलिए तेलंगाना फॉर्मेशन डे भी 2 जून को मनाया जाता है। 3 जून विश्व बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। 4 जून हिंसा का शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। 6 जून विश्व कीट यानी वर्ल्ड पेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के नाम से मनाया जाता है। 8 जून विश्व महासागर डे यानी वर्ल्ड ओशन डे के रूप में मनाया जाता है। 8 जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जून विश्व प्रत्यापन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 10 जून जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस। 11 जून केबीजी सिंड्रोम जागरूकता दिवस। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जून को ही राष्ट्रीय लाल गुलाब दिवस यानी नेशनल रेड रोज डे के रूप में मनाया जाता है। 13 जून को विश्व रंगहीनता जागरूकता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये इम्पोर्टेंट है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। 15 जून को विश्व पवन दिवस वर्ल्ड विंड डे। और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 जून फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। फादर्स डे थर्ड संडे ऑफ एवरी जून को मनाया जाता है। यानी ये आपको याद रखना है कि जो फादर्स डे है वो हर जून माह के हर तीसरे वीक में मनाया जाता है, किस संडे को मनाया जाता है। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 18 जून इंटरनेशनल पिकनिक डे के रूप में मनाया जाता है। और 19 जून जो है विश्व सकल सेल जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जून को ही विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व संगीत यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। 22 जून विश्व वर्षावन दिवस यानी वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के दिन मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। 23 जून को ही वर्ल्ड विधवा दिवस यानी इंटरनेशनल विडो डे के रूप में मनाया जाता है। 24 जून रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है। 25 जून विश्व नाविक दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेरर के रूप में मनाया जाता है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जून को ही यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 27 जून सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस MSME के रूप में मनाया जाता है। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक डे के रूप में मनाया जाता है। और 30 जून जो है वो एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है यह रिवीजन कंप्लीट हुआ। जून माह में जो भी पढ़ते हैं हमने एक छोटा सा रिवीजन कर लिया। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री एयरफोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज होपेक्स टू स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इजिप्ट एंड ऑप्शन डी डेनमार्क। तो दोस्तों जो एक्सरसाइज होपेक्स है वह भारत और जो मिस्र है यानी इजिप्ट, उनकी वायुसेना के बीच में होता है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आइए संबंधित विश्लेषण देख लेते हैं। अभी हाल ही में एक्सरसाइज होपेक्स जो है इंडियन एयरफोर्स और इजिप्ट एयरफोर्स के बीच में हुआ। यह इनका चौथा संयुक्त अभ्यास था जो कि 21 जून से लेकर के 26 जून के मध्य में मिस्र में आयोजित किया गया। अभ्यास होपेक्स के बारे में ज़रा सा देख लेते हैं क्या है। यह जो अभ्यास है वह इंडियन एयरफोर्स
यानी भारतीय वायुसेना और इजिप्ट एयरफोर्स यानी मिस्र वायुसेना के द्वारा किया जाता है। यह जो संस्करण था यह उनका चौथा संस्करण था, यानी चौथा संयुक्त अभ्यास था, जो कि 21 जून से लेकर 26 जून तक मिस्र में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य जो है वो द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का प्रतीक है। यानी इंडिया और इजिप्ट के जो संबंध हैं वो काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी वर्षों से चले आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान, सी ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर जो है वो इस एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। मिस्र आधिकारिक तौर पर जो है वो मिस्र अरब गणराज्य कहा जाता है। इसका जो अधिकांश भाग जो है वह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसके उत्तर में जो है वह आप मैप में देख सकते हैं कि इसके उत्तर में जो है वो भूमध्य सागर है, पूर्वोत्तर में गाज़ा पट्टी और इज़राइल है, ठीक है, और पूर्व में लाल सागर, दक्षिण में सूडान है और पश्चिम में लीबिया स्थित है। यानी भौगोलिक दृष्टि से जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण देश है और भारत का पुराना मित्र भी है। राजधानी और सबसे बड़ा नगर जो है वो काहिरा है। यहाँ पर सैन्य शासन है। इसके राष्ट्रपति जो हैं वो अब्देल फतेह अल सीसी हैं। प्रधानमंत्री कमाल गंजोरी, और यहाँ पर जो है यहाँ की मुद्रा जो है वो मिस्री पाउंड है। आइए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किस भारतीय लेखिका को दिया गया? Which writer has recently been awarded the prestigious पेन प्रिंटर प्राइज 2024? तो दोस्तों, पेन प्रिंटर जो प्राइज़ है वह इस वर्ष जो है यानी वर्ष 2024 में जो है वो भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को मिला है। सो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आइए संबंधित विश्लेषण देख लेते हैं। 27 जून को ब्रिटिश लाइब्रेरी ने भारतीय लेखिका अरुंधति राय को उनके साहसी और अडिग लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। पेन पिंटर पुरस्कार क्या है, जरा सा इस पर देख लेते हैं। जब पेन पिंटर पुरस्कार की बात हो रही है तो पेन पिंटर पुरस्कार की शुरुआत जो है वर्ष 2009 में हुई थी, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड पिंटर की याद में स्थापित किया गया था। वार्षिक पेन पिंटर पुरस्कार जो है उस लेखक यानी उस कवि या उस नाटककार या संपादकों या निबंधकार या उपन्यासकार को दिया जाता है जो यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड गणराज्य या राष्ट्रमंडल के निवासी हैं और उत्कृष्ट साहित्यिक लेखन द्वारा दुनिया पर अपना निश्चय दृष्टि डालते हैं और विश्लेषण करते हैं। पेन पिंटर पुरस्कार को इंग्लैंड के पेन संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है और लंदन के ब्रिटिश लाइब्रेरी के जो भव्य समारोह में यह पुरस्कार दिया जाता है। आइए अरुंधति रॉय के बारे में जान लेते हैं। अरुंधति रॉय पहली भारतीय हैं जिन्हें प्रतिष्ठित बुकर से सम्मानित किया गया। उन्हें अपनी कृति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए वर्ष 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका जो दूसरा चर्चित उपन्यास है वह है द मिस्ट्री ऑफ द अटमोस्ट हैप्पीनेस। यह वर्ष 2017 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा उन्होंने अन्य जो पुस्तकें लिखी हैं, जो इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, वह है कैपिटलिज्म, अ घोस्ट स्टोरी एंड द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस। एक बात उनके लिए और कहना चाहेंगे कि वह नरेंद्र मोदी सरकार की मुखर आलोचक हैं और उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत की घटती प्रेस स्वतंत्रता के बारे में मुखर होकर लिखा है। तो अगला प्रश्न है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल मैच में भारत का मुकाबला किस टीम से हुआ? रिसेंटली इन ICC T20 वर्ल्ड कप विच टीम डिड इंडिया फेस इन T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच? तो ऑप्शंस दिए हैं
ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों ये प्रश्न का जवाब आप सभी को पता होगा कि जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 है उसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया। कितने विकेट से हराया? 7 विकेट से हराया। तो ये इस मैच के बारे में तो आप सभी लोगों को जानकारी होगी ही होगी। आइए संबंधित विश्लेषण देख लेते हैं। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। अत्यंत रोमांचक मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से भारत ने हराया। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच शनिवार को बारबाडोस के केसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन स्टेडियम में खेला गया। विराट कोहली को उनके 76 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही भारत ने अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारत ने वर्ष 2007 में अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खिताब हासिल किया था। T20 विश्व कप चैंपियन भारत ने इस वर्ष यानी कि जो 2024 है इसमें $2.45 मिलियन यानी लगभग 20.42 करोड़ रुपए की भारी भरकम इनाम राशि भी जीती है। भारत के स्कोर पर निगाह डाल लेते हैं तो भारत का स्कोर जो था 176 पे 7 पे 176। विराट कोहली का जो है बेस्ट है वो 76। केशव महाराज का जो है वो 2 विकेट और 23 रन उन्होंने लिया है। और साउथ अफ्रीका का जो है 169 जो है 8 विकेट पे 20 ओवर में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। पुरुष T20 विश्व कप पुरुषों की राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों के बीच में आयोजित एक पेशेवर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। यानी जो आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप जो है वो मेंस वर्ल्ड कप जो है वो पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों के बीच में जो क्रिकेट आयोजित होता है उसे हम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कहते हैं, जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी यह आयोजित कौन करता है? वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाता है। यह टूर्नामेंट जो है हर 2 साल में आयोजित होता है। पहली बार वर्ष 2007 में दक्षिण अफ्रीका में यह टूर्नामेंट खेला गया था और अभी पिछला जो टूर्नामेंट हुआ था ये वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें कि 16 टीमों ने भाग लिया था और उसमें जो विजेता टीम थी वो थी इंग्लैंड की और फाइनल मैच में उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। आईसीसी की स्थापना जो है वो 15 जून 1919 यानी लगभग 115 वर्ष पूर्व जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो संयुक्त अरब अमीरात दुबई में है। इसके चेयरमैन जो हैं वो ग्रेग बार्कले हैं एंड जो सीईओ हैं वो हैं जियोफ एलार्डिस। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के नए गोल्फ प्रमुख बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू गोल्फ चीफ ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं ए उत्कर्ष अवस्थी, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी अमित गोयल एंड ऑप्शन डी दिलीप घोष। तो दोस्तों अभी पीजीटीआई द्वारा जो है वो हाल ही में जो है श्री कपिल देव जी को जो है नया प्रमुख बनाया गया है। आइए संबंधित विश्लेषण के ऊपर चलते हैं। महान भारतीय क्रिकेटर और शौकिया गोल्फर कपिल देव को सर्वसम्मति से प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी पीजीटीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो एच श्रीनिवासन जी थे। दोबारा उन्होंने जो है उम्मीदवारी वापस ले ली दोबारा चुनाव के लिए, तो इस बार जो है कपिल देव जी को जो है वो सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया। पिछले 3 वर्षों से कपिल देव जो है वो पीजीटीआई के उपाध्यक्ष हैं और शासी निकाय यानी कि जो है गवर्निंग बॉडी के जो सदस्य हैं। पीजीटीआई का जो पुराना नाम है वह है एयरसेल प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना जो है वर्ष 2006 में की गई थी। आइए जरा कपिल देव जी के बारे में जान लेते हैं।
कपिल देव को क्रिकेट में उनकी हरफनमौला क्षमता के लिए हरियाणा हरिकेन का नाम भी दिया गया था। उन्होंने भारत को 1983 विश्व कप में जीत दिलाई। 1983 विश्व कप में उनकी नाबाद 175 रनों की पारी खेलकर इतिहास में सबसे बड़ी पारियों में अपना नाम दर्ज करा लिया। कपिल देव ने 1978 से लेकर वर्ष 1994 तक भारत के लिए क्रिकेट खेला। सभी समय के महानतम ऑलराउंडरों में से एक। उन्होंने 131 टेस्ट मैच और 225 वनडे खेले हैं और टेस्ट में उन्होंने 8 शतकों सहित 5248 रन बनाए और 434 विकेट लिए, जो उस समय एक विश्व रिकॉर्ड था। उन्होंने वनडे में भी 3783 रन बनाए और 200 विकेट लिए हैं, 253 यानी 253 विकेट लिए हैं। तो प्रश्न है, हाल ही में नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो रिसेंटली? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन बी मार्क रुट्टे, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक एंड ऑप्शन डी एंटोनियो गुटेरेस। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है मार्क रुट्टे को जो है नाटो का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। आइए संबंधित विश्लेषण पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी सैन्य गठबंधन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे को अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। नाटो के 32 देश हैं और उन्होंने मिल करके 26 जून को ब्रुसेल्स बेल्जियम में अपने मुख्यालय में आयोजित एक बैठक में मार्क रुट्टे को उम्मीदवारी की मंजूरी दे दी है। मार्क रुट्टे नॉर्वे के वर्तमान महासचिव जेंस स्टोलेनबर्ग का स्थान लेंगे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के बारे में जरा सा देख लेते हैं। नाटो एक सैन्य संगठन है, सैन्य गठबंधन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। संगठन का जो उद्देश्य है वह है सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था, जिसके अंतर्गत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। यानी नाटो गठबंधन जो इस तरह का गठबंधन है कि अगर कोई भी बाहरी देश अगर आक्रमण करता है तो सारे नाटो देश जो है उस देश के खिलाफ हल्ला बोल देंगे, यानी सब लोग उसके खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। यानी यह जो नाटो है, एक देश पर अगर किया गया हमला किसी देश द्वारा तो वह सभी देशों पर यानी नाटो पर उसे हमला माना जाएगा। इस तरीके का यह संगठन है। सैन्य समिति के अध्यक्ष कौन हैं? गियाम पाओलो दी पाओला। वर्तमान सदस्यों की संख्या जो है वो 32 है। इन देशों में जो हैं वो अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लात्विया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और आखिरी देश स्वीडन। स्वीडन जो है अभी हाल ही में इसका जो सदस्य बना है, यह सबसे अंतिम सदस्य, सबसे आखिरी में बनने वाला सदस्य स्वीडन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए और ताज़े करंट अफेयर्स MCQs के साथ, जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशंस मेरे द्वारा किया जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है और मेरे द्वारा की गई मेहनत से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस पढ़ती हैं उसके बारे में आपको तुरंत जानकारी मिले और आप जो है उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब मिलते हैं कल वीडियो में, तब तक के लिए बाय।